Investing activities, part 2, the cash flow statement. We have seen in our previous module that in investing activities of a cash flow statement, we consider the cash flow from the sale or purchase of non-current or fixed assets. Basically, whenever we purchase a fixed asset, that is an outflow of cash unless there is something else which is mentioned. And likewise, when we sell an asset, it is an inflow of cash. और अगर कोई और बात हमारे पास कोई मालूमात नहीं है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि एसेट के बेचने से एसेट में जो डिक्रीज आई है उससे हमें कैश इनफ्लो हुआ होगा. Now let's try to understand this, the working of investing activities of a cash flow statements. Let's pick up some values in this example. Suppose if we have purchased a piece of land for paying 5,000 or 5 million rupees, considering that there are 3 zeros omitted. If we have purchased some building by paying 4,000 rupees cash. If we have sold some equipment for 3,000 and we have sold some vehicles for 4,500. You can see that all these are fixed assets. यानी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये तमाम फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें नजर आ रहे हैं. देन वी हैव इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन विच इज 4,000. यहाँ पर हम तमाम एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट सिंपल इकट्ठा कर ले रहे हैं. देन देयर इज परचेज of shares of other companies, यानी हमारे बिजनेस ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए for 6,000 और इसी तरह हमने कुछ बॉन्ड्स को खरीद लिया which is 3,500. Now let's have a look at this table which is actually discussion of investing activities of the cash flow statement. Purchase of land, हमने जैसे कहा था जब भी कोई फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगा तो उससे कैश आउटफ्लो होगी, तो हम ये 5,000 ब्रैकेट्स में शो करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो अमाउंट है ये आउटफ्लो की अमाउंट है. सो ऑल द अमाउंट्स इन द ब्रैकेट्स आर आउटफ्लोज एंड द अमाउंट्स विदाउट ब्रैकेट्स आर इनफ्लोज. व्हेन वी परचेज बिल्डिंग द सेम ट्रीटमेंट इज देयर. परचेजिंग बिल्डिंग मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, सो वी कंसिडर अनदर आउटफ्लो. सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये कैसे पता चला हमें कि इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो हमने कहा कि इक्विपमेंट सेल हो गया और उससे हमें कैश इनफ्लो हो गया. सो व्हेनेवर वी आर सेलिंग एनी एसेट यू कैन सी दैट द सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स इज टेकन एज कैश इनफ्लो. सो दीज टू आर टेकन एज कैश इनफ्लोज. नाउ व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. हमने ये देखा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने का मतलब ये है कि इस अमाउंट से असल में हमने कैश आउटफ्लो जो हुआ होगा परचेज करने से उसको एडजस्ट कर दिया है. सो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम माइनस करते हैं. अगर हम किसी और कंपनी के बॉन्ड्स या डेट्स को खरीद लें, लॉन्ग टर्म डेट्स को खरीद लें, दिस इज एक्चुअली व्हेन वी बाय सम ऑफ द डेट्स, यानी बॉन्ड्स की शक्ल में, डिबेंचर्स की शक्ल में, सर्टिफिकेट्स की शक्ल में, तो उससे भी हमारे पास कैश आउटफ्लो होती है या एक नेगेटिव बैलेंस हमारे पास आता है. और इसी तरीके से अगर ये एसेट्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हम सेल कर दें तो उससे हमारे पास कैश इनफ्लो होती है. सो पॉजिटिव इज इनफ्लो एंड नेगेटिव इज आउटफ्लो. और इन तमाम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को, इन अदर वर्ड्स इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं तो हमारे पास एक नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की फिगर आ जाती है. अगर ये फिगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नतीजे में हमारी नेट कैश आउटफ्लो हुई है. और अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नतीजे में हमारे पास नेट कैश इनफ्लो हुई है.